दोस्तों, ये दुनिया हज़ारों करोड़ लोगों की है और हज़ारों करोड़ जो लोग होते हैं वह एक दूसरे के ऊपर सिर्फ विश्वास पर टिके हुए होते हैं और इसी विश्वास के बलबूते एक दूसरे की ज़िंदगी भी चल पाती है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे होता है। एक मध्यवर्गीय महिला होती है, अपने नए नवेली पति को अपने साथ लेती है और अपने एक 10 साल बेटे और अपने एक 4 साल बेटी को साथ लेकर अपने पति के भरोसे वह चल पड़ती है। लेकिन संभल के एक जाने माने गांव के जंगल में पहुंचती है। लेकिन उसी वक्त वह जो महिला होती है, वह जो 10 साल का बेटा होता है, अचानक भगवान को बड़े बेरहम तरीके से वहीं प्यारे हो जाते हैं। लेकिन सामने खड़ी जो 4 साल की बच्ची होती है उसी वक्त अपने पिता के पास जाती है, कहने लग जाती है कि पिताजी, हमें बड़ी ज़ोर से भूख लगी है, हमें चलकर आप टॉफ़ी दिला दीजिए। क्योंकि उसके जो पिता होते हैं शाम के टाइम अपने बच्ची के लिए टॉफ़ी ज़रूर लाते और बच्ची वही समझकर मांग करती है। लेकिन वह बच्ची पूरी तरह से अनभिज्ञ थी, ना समझ थी। उसे नहीं पता होता कि हमारी माँ और हमारे अपने भाई के साथ यहाँ क्या हो चुका होता है। लेकिन पुलिस के सामने उस बच्ची के द्वारा जब सच्चाई निकल के आती है, इससे सुनकर लोगों के रूह तक खड़े हो जाते हैं। आखिर क्या था इस घटना में, इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको स्टोरी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की आज जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप पहली बार हो तो एक बार जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में अपना नाम और अपना पता कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा, ताकि आपका नाम कल के वीडियो में बड़े प्यारे लफ्ज़ों में हम ले सकें। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है ठीक है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है संभल ज़िला, और ठीक है उसी में ही एक चिमिया वाली गाँव पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ ठीक 18 मार्च का ही। अब सुबह सुबह का टाइम होता है तो चिमिया वाली गांव के रहने वाले राम उजागिर होते हैं। उनके पास कुछ खेतिहर ज़मीन होती है, काफ़ी सारे गेहूं होते हैं। बस उसी गेहूं की मड़ाई के लिए, देखभाल के लिए सुबह सुबह अब अपने खेतों की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन राम उजागिर जैसे ही अपने खेत के मेड़ पर खड़े होते हैं, उसी समय उनकी निगाह जो होती है बगल वाले गेहूँ के खेत में पड़ती है। तो पता चलता है गेहूँ का जो खेत होता है कटाई के वक्त अचानक इतना ज़्यादा गिरा क्यों पड़ा है, जिसकी वजह से उनके मन में शंका हो जाता है। और उसी शंका को दूर करने के लिए उसी वक्त अब गेहूँ के अंदर दाखिल हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही अंदर जाते तो एक झाड़ी नुमा होता है, उसी झाड़ी के पास जो होता है एक महिला की डेड बॉडी पूरी तरह से अर्धनग्न अवस्था में अब पड़ा होता है। उसका जो सिर होता है वहाँ नहीं होता है। और राम उजागिर उसी समय वहाँ चीख पड़ते हैं और चीख कर वहाँ काफ़ी लोग इकट्ठा कर लेते हैं। उसी वक्त वहाँ कुछ व्यक्ति और आ जाते हैं। जो व्यक्ति होते हैं अब गेहूँ के इर्द गिर्द घूमना शुरू कर देते हैं। लेकिन वहाँ से लगभग 100 मीटर की दूरी पर अब एक लड़के का डेड बॉडी मिलता है, उसका भी अपना सिर नहीं होता है। अब इस तरह की हृदय विदारक नज़ारा देखकर लोग वहाँ सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। और उसी वक्त इसकी जो सूचना होता है, अब यह सूचना जाकर गांव के रहने वाले एक चौकीदार होते हैं, अब जाकर राम रतन को दे देते हैं। और राम रतन जैसे खबर पाते उसी वक्त वह भी राम उजागिर के बगल वाले गेहूं के खेत में आते हैं। लेकिन जैसे वह अपने सामने 2 डेड बॉडियों को देखते हैं, देखने के बाद उनका जो दिल होता है पूरी तरह से इटड़ जाता है। वह सोचने पर पूरी तरह से मजबूर हो जाते हैं। लेकिन उसी वक्त इसकी जो सूचना होता है राम रतन अपने नज़दीकी पुलिस थाने दे देते हैं। अब वहाँ के थाना प्रभारी अनिल समनिया और जैसे ही खबर पाते हैं तो अपने दल बल टीम को साथ लेते हैं और घटना पर पहुँच जाते हैं। अनिल समनिया जो होते हैं घटना का जो नज़ारा देखते हुए पूरी तरह से दंग रह जाते हैं, क्योंकि घटना असल पूरी तरह से खून से लथपथ होता है। उन्हें भी पूरी तरह से यकीन होता है घटना को अंजाम इसी स्थान पर दिया गया है। लेकिन बड़े ही बेहतर तरीके से पुलिस की जो टीम होती है अपने हिसाब से तौर तरीके से निरीक्षण करती है। तो वहीं कुछ दूर पर 2 जोड़ी चप्पल बरामद होते हैं, एक महिला के होते हैं और एक लड़के के होते हैं। पुलिस की टीम समझ जाती कि बस करो इसी अनभिज्ञ डेड बॉडी के दोनों चप्पलें होंगे। पुलिस की टीम को कुछ दूर पर एक और अनजान चप्पल मिलता है, वह भी किसी बच्ची का होता है। पुलिस की टीम जब बच्ची के चप्पल को देखती बड़े सोचने पड़ जाते कि आखिर
हो सकता है तीसरा डेड बॉडी हमें कहीं मिल सके। लेकिन पुलिस के सामने यही चैलेंज बन जाता कि आखिर दोनों का सिर जो होता है मौके पर है कहाँ है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है और गांव के कुछ सहयोगी होते हैं अब जाकर अब सिर की तलाशी करते, अपने हिसाब से घंटों तलाशी करते हैं दूर दूर तक जाकर। लेकिन इधर जो होता है डेड बॉडियों का जो सिर होता है पुलिस को बरामद नहीं होता। अब पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त इसकी जो सूचना होता है अपने से बड़े अधिकारी को भेजवा देती है। बड़े अधिकारी भी खबर पाते हैं, वह भी पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद दोनों डेड बॉडी का जो हश्र होता है देखकर दंग से रह जाते हैं। बड़े ध्यान से जब निरीक्षण करते हैं महिला की डेड बॉडी का तो उम्र का अंदाज़ा लग जाता कि बस करो इस महिला की जो उम्र होगी अब लगभग यही 30 साल के आसपास होगी। लेकिन महिला के दाहिने हाथ पर पूरी तरह से जो मांस होते हैं वह उजड़ चुके होते हैं। थाना प्रभारी और पहली नज़र में जब मांस को देखते हैं तो वह समझ जाते कि बस करो इस महिला के हाथ में हो सकता है अपना नाम गुदा हो या तो अपने पति का या कुछ ऐसा चीज़ लिखा होता है जिसकी वजह से इस महिला का शिनाख्त हो सके। अब अपराधी बड़े ही सादे तरीके से अपने काम को अंजाम दिए हुए हैं। पुलिस की जो टीम होती है अब आगे कुछ इस केस के बारे में सोच नहीं पाती कि आखिर किया क्या जाए, क्योंकि जब तक उस अनजान दोनों डेड बॉडी का शिनाख्त नहीं हो जाता तब तक पुलिस तो अपने एक पैर भी इस केस के सिलसिले में आगे नहीं बढ़ा सकती थी। पुलिस की जो टीम होती है वहाँ पर जितने भी खड़े लोग होते हैं उनको कपड़े दिखाए जाते हैं और शिनाख्त करवाने के लिए पुलिस की जो टीम होती है काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो होता है दोनों अनजान डेड बॉडी का शिनाख्त नहीं कर पाता है। पुलिस की जो टीम होती है दोनों अनजान डेड बॉडी का अपने हिसाब से फ़ोटो शूट करवाती है। फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंच जाती है और घटनास्थल का निरीक्षण कर पूरी तरीके से सबूत इकट्ठा कर लेती है और दोनों बॉडियों का वही पंचनामा भरती है और भरने के बाद अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल में दोनों बॉडियों को सुरक्षित रखवा दिया जाता है। और इधर गांव के चौकीदार अब राम रतन के तहरीर पर अज्ञात हत्यारे के विरुद्ध धारा 302 के तहत अब मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। अभी हर थाना प्रभारी अब इधर जो होते हैं अनिल समनिया बड़े असमंजस में पड़ जाते हैं, बड़े सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर जो होता है जब तक दोनों व्यक्तियों का पुलिस को बरामद नहीं हो जाता तब तक तो शिनाख्त करना पुलिस के लिए एक चैलेंज बन जाएगा। पुलिस की जो टीम होती है अपने हिसाब से इस केस को जांच पड़ताल करने के लिए सबसे पहले जितने भी नज़दीकी पुलिस थाने होते हैं उसमें फ़ोटो को सर्कुलेट करवा देते। कहीं किसी महिला किसी बच्चे का गुमशुदा मुकदमा किसी थाने में तो दर्ज नहीं है या किसी गांव में कोई महिला कोई बच्चा लापता तो नहीं है। पुलिस की जो टीम होती है अपने मुखबिरों को अलर्ट कर देती है और थाने में भी इसकी सूचना वायरलेस द्वारा और फोटो के जरिए व्हाट्सएप के जरिए भेजवा देती है। पुलिस की टीम काफ़ी मेहनत करती है लेकिन तब भी जो होता है पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगता। पुलिस भी समझ जाती है कि बस करो दोनों अज्ञात डेड बॉडी जो होता है या अपने थाने के तो नहीं हो सकते बल्कि अपने नज़दीकी ज़िले के ज़रूर हो सकते हैं। उसी वक्त इसकी जो सूचना होता है अब बरेली अब मुरादाबाद और साथ में अपने जितने नज़दीकी ज़िले थाने होते हैं सब में फ़ोटो को और बड़े अधिकारी को सूचना भेजवा दिया जाता है। पुलिस की टीम अपने हिसाब से इस केस को अंजाम तक पहुंचाने के लिए लग जाती है। लेकिन इधर जो होता लगभग 15 दिन का वक्त बीत जाता है लेकिन पुलिस को किसी भी चीज़ की अहम जानकारी नहीं मिल पाती है। आखिर पुलिस अब करे तो करे क्या। तभी 1 अप्रैल का दिन आ जाता है तो उसी वक्त जो होता है कुछ व्यक्तियों के द्वारा चिमियावाली थाने के थाना प्रभारी जो होते हैं अनिल समरिया को फ़ोन द्वारा सूचना मिलता है कि चिमियावाली गांव के बगल जो नहर है उसी नहर में एक महिला का सिर पुलिस को बरामद हुआ है। यह बात सुनने के बाद थाना प्रभारी अपनी टीम को लेकर वहीं पहुंचते हैं और देखने को उनको यकीन हो जाता कि बस करो इधर सीधा का सीधा 18 मार्च को जो महिला के डेड बॉडी सिर्फ हमें धड़ मिला हुआ था वह सर उसी का हो सकता है। पुलिस अपने कब्जे में लेती है लेकिन जैसे इधर सीधा का सीधा 8 दिन का वक्त और बीतता है तभी पुलिस को फिर सूचना मिल जाता है। जो मोहम्मदपुर एक मलानी गांव है उसी गांव के बगल कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं तो एक नाला होता उसी नाले के बगल एक बच्चे का सिर पुलिस को बरामद हुआ है। अब थाना प्रभारी खबर पाते जाते हैं बच्चे को सिर को जांच पड़ताल करते अपने कब्जे में लेते। अब उनको पूरी तरह से यकीन हो जाता कि 18 मार्च के मिले हुए दोनों डेड बॉडी का जो सिर होता है बस करो यही दोनों सिर है। पुलिस की जो टीम होती है अपने साथ रख लेती है लेकिन दूसरी जो टीम होती है अब इधर अस्पताल में जाती है दोनों डेड बॉडी का अपने हिसाब से दाह संस्कार भी करवा देती है क्योंकि पुलिस के सामने अभी तक शिनाख्त के लिए कोई सबूत नहीं लग पाए थे। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है अब जानना चाहती थी कि आखिर अब मेन हत्यारा कौन है
क्योंकि पुलिस के सामने सिर तो बरामद हो चुके होते। इसलिए पुलिस की जो टीम होती है सिर के तहत इस केस के खुलासा करने के लिए अब थाना प्रभारी और साथ में बड़े अधिकारी को सहित है अब लग जाती है। बड़े अधिकारी भी अपने हिसाब से लगते हैं, मुखबिर भी लग जाते हैं, काफ़ी गाँव में जाते हैं, काफ़ी लोगों के घर पूछताछ करते हैं, कोई महिला, कोई व्यक्ति की पत्नी लापता तो नहीं है, लेकिन पुलिस के सामने कोई सुराग है अब निकल के नहीं आ पाता है। आखिर पुलिस भी काफ़ी सोच में पड़ जाती है और पुलिस के सामने दर पर दर चैलेंज आते चले जाते हैं, लेकिन पुलिस जो होती है हर चैलेंज को स्वीकार भी करती है अपने हिसाब से। और तभी 18 मार्च का दिन होता है। तो उसी दिन जो होता है चिमियावाली जो गांव के चौकीदार होते हैं राम रतन, मौके पर अब थाना प्रभारी इधर अनिल समनिया को फ़ोन करके एक अज्ञात भरी सूचना देते हैं। कहने लग जाते हैं कि हमारे गांव का रहने वाला एक कलुआ है, हिस्ट्री टीचर का काम करता है। तो गांव में कुछ महिलाएं हैं, कुछ महिलाएं आपस में बात करते हुए हमारे पास एक सूचना पहुंचाई हुई है कि कलुआ के एक अपने रिश्तेदार है, उन्हीं के घर में कोई एक 4 साल की बच्ची आई है और वह बच्ची लोगों के सामने जाकर पूछ करती है कि हमारी माँ कब आएगी। साहब हमें शंका हो रहा है। और थाना प्रभारी अब जैसे अनिल समनिया खबर पाते हैं उनके मन में एक जिज्ञासा जाग जाता है, क्योंकि घटनास्थल पर 3 जोड़ी चप्पल बरामद हुए थे। एक महिला के थे तो एक लड़के के थे, एक ऐसा लग रहा था किसी लड़की की है। पुलिस को अंदाज़ा हो जाता कि बस करो, हो सकता वह चप्पल उस अनजान लड़की से मैच कर जाए। और उसी वक्त पुलिस की जो टीम होती है अपने दल बल टीम को लेती है और लेने के बाद सीधा का सीधा चिमियावाली गांव पहुंच जाती है। और थाना प्रभारी जैसे ही चिमियावाली गांव में जाते चौकीदार का मदद लेते हैं और कलुआ के घर पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे कलुआ के घर पहुंचते हैं कहने लग जाते हैं कि आखिर जो होती है वह 4 साल की बच्ची आपकी कौन है। तो कलुआ उसी समय अपने घर में होता है। कलुआ कहने लग जाता कि साहब वह 4 साल की जो बच्ची होती है वह बच्ची हमारे खाला की लड़की है। पुलिस की टीम कह देती है कि आखिर उस बच्ची को एक बार हमारे सामने लाओ। और पुलिस की टीम के जैसी बात इधर कलुआ सुनता है, सुनने के बाद पुलिस की टीम कहने लग जाती है कि आखिर वह जो होती है खाला की तुम्हारी लड़की इस समय कहाँ है। कलुआ इशारा मारता है, लेकिन जैसे इशारा मारता उसी समय थाना प्रभारी जो होते हैं अपने ही जिप्सी में से एक जोड़ी चप्पल निकालते हैं और उस चप्पल को उस बच्ची के पास रख देते हैं। लेकिन बच्ची जैसे चप्पल देखते कहने लग जाती है कि यह चप्पल तो सर जी हमारे अपने हैं, लेकिन सर जी हमारी अपनी माँ कहाँ है, हमारी माँ क्या बाहर है। और उसी वक्त जो बच्ची होती है दौड़कर बाहर जाती है और अपनी माँ को बुलाने लग जाती है। और थाना प्रभारी जो होते हैं उसी समय समझ जाते कि बस करो आखिर मामला क्या है। लेकिन कलुआ के जो चेहरे होते हैं देखकर थाना प्रभारी अंदाज़ा लगा बैठते हैं, क्योंकि कलुआ जो होता है जब जवानी की स्थिति में होता है तो एक ही बड़ा खूंखार अपराधी होता है, कई बार जेल के सलाखों की हवा तक खा चुका होता है। लेकिन थाना प्रभारी घटनास्थल को छोड़कर जब इधर जो होता कलुआ के घर पहुंचते हैं तो एक बार नज़र में जब देखते हो सकता है उनको यकीन होने लग जाता है कि 80 साल की उम्र हो चुका है। तो हो सकता है कलुआ अपने स्थिति के हिसाब से वह भी अपराध को ढाल चुका हो, लेकिन उनको यकीन नहीं होता है कलुआ इस तरह की अपराध कर सकता है। पुलिस की टीम कलुआ के सामने जाती है और जैसे उसे सवाल जवाब करने शुरू कर देती है कलुआ को जो चेहरा होता है पूरी तरह से झुक जाता है। अब थाना प्रभारी इधर अब जैसे कलुआ से पूछताछ करते हैं तो उसी वक्त कलुआ पूरी तरह से पुलिस के सामने टूट जाता है। कहने लग जाता कि साहब असल में वह जो डेड बॉडी जो होते हैं वह डेड बॉडी इस बच्ची की अपनी माँ होती है ममता, और साथ में इसका अपना भाई होता है, इसी के डेड बॉडी होते हैं। पुलिस की टीम जैसे ही दोनों के बारे में इधर कलुआ के द्वारा सुनते उस कलुआ से जब आगे तहकीकात के द्वारा पूछताछ किया जाता कलुआ पुलिस के सामने कहने लग जाता है कि क्या करे साहब, पूरी तरह से मजबूर हो चुके होते हैं। हमारे अब दामाद होता है वाहिद और साहब वाहिद की अपनी पत्नी होती है यही ममता, लेकिन साहब वाहिद के बहकाव में हम और पूरा परिवार यहाँ तक कि हमारी अपनी पत्नी और साहब वाहिद का अपना छोटा भाई गुड्डू तक आ गए थे। और उसी के बलबूते पारा करा साहब हमने दोनों लोगों का बेहतर तरीके से ठिकाना लगाया। और पुलिस की टीम जो होती है जैसे इधर कलुआ के द्वारा वाहिद और साथ में कलुआ की अपनी पत्नी और साथ में वाहिद का अपना छोटा भाई अब इधर गुड्डू का नाम सुनती पुलिस की जो टीम होती है चारों की तलाशी करती है और पुलिस की टीम चारों को अपने कस्टडी में लेती है और लेकर थाने पहुंच जाती है। लेकिन चारों से जैसे पूछताछ किया जाता पुलिस के सामने वाहिद पूरी तरह से जो सच्चाई रखता है इसे सुनकर लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। असल में उत्तर प्रदेश का ही एक जाना माना जिला पड़ता है शाहजहाँपुर। उसी शाहजहाँपुर के
एक जाना माना लहराबल एक गांव पड़ता है। उसी गांव के रहने वाले होते हैं जिनका काल्पनिक नाम होता है अब राम कुमार। उनके घर में टोटल 2 बच्चे होते हैं। उनकी अपनी पत्नी भी होती है। उनकी अपनी एक इकलौती बेटी होती है ममता। लेकिन ममता का जो बचपना होता है बड़ा ही हृदय विदारक होता है, क्योंकि बचपन में उसकी जो अपनी माँ होती है अचानक इस दुनिया छोड़ के चली जाती है। लेकिन इधर राम कुमार जो होते हैं अपने इलाके में एक जाने माने सीधे साधे इंसान होते हैं, लेकिन उन्हीं के ऊपर जो होता है एक मुजरिम के तहत मुकदमा दर्ज हो जाता है, जिसकी वजह से जेल के सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। और लगभग 1 साल पहले जो होता है किसी व्यक्ति के द्वारा उनका जो होता है बेल पर रिहा मिल जाता, और मिलने की वजह से उसी वक्त अपनी बेटी इधर ममता को अपने साथ लेते हैं। और लेने के बाद ठीक घटना से मात्र अब 12 साल पहले गाजियाबाद चले आते हैं और वहीं एक कमरे का किराया लेते हैं और उसे अपनी बेटी और साथ में अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए पूरी तरह से और निर्भय हो जाते हैं और वही मेहनत मजदूरी अब करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो बेटी होती है अपने हिसाब से जाकर पास एक कॉलेज होता है उसे में पढ़ाई करने लग जाती है। लेकिन पैसे के अभाव की वजह से ममता जो होती है अपनी पढ़ाई छोड़ छाड़ कर इधर अपने पिता के साथ घर गृहस्थी में अब हाथ बटाने लग जाती है। और जब बटाने लग जाती है इसी बीच ममता की जो मुलाकात होता है, यह मुलाकात जाकर मौके पर एक अनजान व्यक्ति से हो जाता है, क्योंकि ममता शाम के टाइम रोज़ की तरह मार्केट में सब्जी और साथ में घर के कुछ ज़रूरी सामान लेने के लिए रोज़ आया जा करती थी। और तभी ममता जाकर एक दुकान पर खड़ी हो जाती है, तो उसी वक्त उसी के सामने एक अनजान व्यक्ति आता है और वह अपनी हाथ दिखाता है, लेकिन हाथ देकर इधर ममता इशारों को समझ जाती है। लेकिन वह जो व्यक्ति होता है ममता की खूबसूरती को जब देखता है तो एक ही नज़र में उसके जो चेहरे होते हैं दीवानेपन की तरह हो जाते हैं। ममता की जिज्ञासा वहीं जाग जाती है और जैसे उसके करीब जाती है उसी वक्त ममता को पता चलता है उस व्यक्ति का नाम है सुनील, जो मौके पर वहाँ रहकर एक ऑटो ड्राइवरी करता है, जिसकी वह परिवार बड़ा खुशमय होता है। लेकिन ममता जैसे सुनील के बारे में पता पाती है उसी वक्त उसे दोस्ती का हाथ बढ़ाती है, लेकिन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चालू हो जाता है और प्रेम प्रसंग की वजह से इसकी जानकारी जाकर राम कुमार को लगता है। राम कुमार अपनी बेटी को काफ़ी समझाते बुझाते हैं, लेकिन ममता जो होती है सुनील के प्यार में इस तरह दीवानी हो जाती है कि ममता हमेशा के लिए ज़िंदगी साथ बिताने के लिए सुनील के साथ फैसला ले बैठती है, जिसकी वजह से अपने पिता के खिलाफ होकर ममता जाती है और वहाँ मंदिर में रीति रिवाज के तहत शादी के बंधन में बंध जाती है। और ममता जो होती है बगल में जाकर एक किराए का कमरा लेती है और वहीं सुनील के साथ और पति पत्नी के रिश्ते में बंधकर रहना शुरू कर देती है। कुछ साल ममता और सुनील की जो ज़िंदगी होती है बड़ी खूबसूरत तरीके से बीतती है, लेकिन कुछ साल के अंदर जो होता है ममता टोटल 2 बच्चों की माँ बन जाती है। इसमें बड़ा बेटा होता है अब करणपाल, एक बेटी होती है मंजू। लेकिन करणपाल और मंजू के बदौलत जो होता है ममता अपने पति के साथ खूबसूरत तरीके से अपनी ज़िंदगी बिताने लग जाती है। लेकिन कुछ साल मंजू का इधर सुनील का रिश्ता जो होता है बड़े ही खूबसूरत तरीके से बीतता है, लेकिन समय के हिसाब से सुनील के ऊपर जब खर्चा भारी दिखने लग जाता है तो उसी वक्त शराब की मदद ले देता है। और लेने की वजह से जब घर पहुंचता है इधर जैसे ही अब जाकर ममता अपने पति के सामने कुछ इधर उधर की बात करती है तो उसी वक्त सुनील जो होता है बेधड़क तरीके से ममता के सामने पेश आता, और जिसकी वजह से ममता और साथ में इधर सुनील के बीच रोज़ झगड़े तकरार हुआ करते थे। और झगड़े तकरार इस तरह बढ़ जाते हैं कि एक दिन सुनील जो होता है इधर ममता और अपने दोनों बच्चों को छोड़कर बेसहारा न जाने कहाँ चला जाता है और ममता उसी समय बुरी तरह से टूट जाती है। आखिर वह एक प्यार के चलते अपने पिता को अकेले छोड़कर अपनी ज़िंदगी बसाने के लिए नई दुनिया में आई हुई थी, लेकिन उसकी दुनिया इस तरह बिखर जाएगी ममता को पता नहीं होता है। और ममता इतनी टूट जाती है कि अपनी ज़िंदगी का सहारा मानकर अपने बच्चों को अपना सहारा बना लेती है। लेकिन जब समझ जाती है कि हमारी जो ज़िंदगी है अब इस तरह चलने वाली नहीं है, क्योंकि ममता की जो स्थिति होती है वह बिना एक मर्द के आगे एक पग भी नहीं बढ़ सकता था, जिसकी वजह से ममता अपनी मजबूरी को समझती है। तभी ममता मौके पर एक दिन फिर मार्केट जाती है। उसी वक्त मार्केट में अब जैसे ही शाम का टाइम होता है तो एक ऑटो का सहारा लेती है और उसी ऑटो में जाकर बैठ जाती है। पता चलता है उस ऑटो ड्राइवर का नाम होता है कलुआ, जो ठीक है मेरठ का ही रहने वाला होता है। और कलुआ के पास जैसे ही इधर जाकर ममता बैठती उसी वक्त कलुआ के साथ मौके पर इतना परिचय बना लेती है कि उसके बारे में एक एक बात इधर ममता जान लेती है। लेकिन कलुआ का ही एक अपना पड़ोसी होता है वाहिद, जो उत्तर प्रदेश का जाना माना जिला पड़ता है बदाऊं, उसी का एक बिसौली जाना माना कस्बा पड़ता है और उसी में एक भमौरी गांव पड़ता है। उसी गांव का रहने वाला होता है वाहिद।
और वाहिद की मुलाकात पहले से इधर जाकर कलवा से हो जाता है, लेकिन कलवा जो होता है धीरे धीरे कैसे नहीं जाकर इधर दोस्ती वाहिद और साथ में ममता का करवा देता है। और वाहिद के बारे में सारी जानकारी ममता कलवा के द्वारा ले लेती है और कलवा के द्वारा पता हो जाता ममता को कि वाहिद एक ऐसा इंसान है जो अपनी ज़िंदगी सिर्फ अपने बलबूते एक ऑटो ड्राइवर के सहारे जी रहा है। अब इसी बीच ममता वाहिद की दोस्ती बढ़ जाती और दोनों एक दूसरे के दीवाने हो जाते। इस तरह दीवाने हो जाते, प्रेम प्रसंग के चलते दोनों शादी का फैसला ले लेते हैं। लेकिन वाहिद जो होता है अलग कास्ट होने के नाते अपने हिसाब से जो होता है ममता के साथ जाता है और एक मस्जिद में तौर तरीके से ममता के साथ अपने हिसाब से अब निगाह करता है। अब निगाह करने के बाद ममता जो होती है उसी वक्त अपने दोनों बच्चों को अपने साथ लेती है और लेने के बाद जो होता है इधर सीधा का सीधा जाकर वाहिद की बेगम के तौर पर उसके ही किराए के मकान में अब रहना शुरू कर देती है। और वाहिद इधर ममता और दोनों बच्चे जो होते हैं खूबसूरत तरीके से अपनी ज़िंदगी बिताने लग जाते हैं। लेकिन वाहिद का एक अपना छोटा भाई होता है गुड्डू, जो मौके पर ग्रेट नोएडा में ही रहता है और वहीं रहकर मौके पर एक कंपनी में जाकर प्राइवेट जॉब करता है। और उसी जॉब की वजह से कभी कभी जो होता है इधर वाहिद की मदद हो जाया करता था। और वाहिद जो होता है इधर सीधा का सीधा अपनी पत्नी ममता को लेता है और दोनों बच्चों को अपने साथ लेता है और लेने के बाद अपने छोटे भाई के निवास पर पहुंच जाता है और उसी के ही कमरे में मौके पर अपनी पत्नी अपने दोनों बच्चों के साथ रहना शुरू कर देता है। क्योंकि वाहिद जो होता है एक ऑटो ड्राइवर होता है और ऑटो ड्राइवर के होने के नाते जो होता है अपने इलाके में जाता है और जाने के बाद वहाँ सवारियों का मदद लेता है, जिसकी वजह से उसके पास ठीक ठाक पैसे आ जाते हैं और उसी पैसे से इधर ममता और दोनों बच्चों का बेहतर तरीके से भविष्य संभाल पाता और समय गुजरने लग जाता है। और समय जब बीतने लग जाता है तो वाहिद को बड़े ही अचंभे भरी ज़िंदगी लगने लग जाती है। उसको लगने लग जाता है हमारा तो गांव में काफ़ी सारे खेतिहर ज़मीन पड़े हैं, अगर हम गांव में रहेंगे तो वहाँ तो हमारी पत्नी ममता और दोनों बच्चों का भविष्य बड़े तौर तरीके से संवर जाएगा। यही सब सोच साच कर वाहिद ममता के सामने आता करने लग जाता है कि ममता देखो, हमारा जो अपना गाँव है उस गाँव में हमें काफ़ी मान सम्मान मिलता है और हमारे काफ़ी सारे खेतिहर ज़मीन पड़े, हमारे मकान भी पड़े हैं, क्यों ना चले हम गांव में तौर तरीके से तुम लोगों का निवासा बना ले और वहीं पास जाकर ऑटो हम चलाए करेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास ठीक ठाक पैसे आएंगे और हमारा खर्चा बर्चा चल पाएगा। और ममता जैसे ही यह बात सुनती है, सुनने के बाद उसी समय वाहिद की बात मान लेती है और मानने के बाद घटना से मात्र जो होता है 8 महीने पहले और ममता अपने पति और अपने दोनों बच्चों को अपने साथ लेती है और अपने पति के ही रास्ते पर चल पड़ती है। और इधर वाहिद जो होता है तीनों को लेकर अपने ज़िले बदायूं पहुंच जाता है और वहां जब पहुंचता है तो ठीक इधर बिसौली से कुछ दूर पर ही पड़ता है सीधा का सीधा चौपौसी, एक जाना माना इलाका। उसी इलाके में जाकर मौके पर वाहिद एक कमरा लेता हुआ भी किराए का और वहीं पर जाकर ममता और दोनों बच्चों का ठिकाना बना लेता है। लेकिन जब वहां जाता तब ममता का जो नाम होता है मौके पर बदल देता और मुस्लिम तौर पर बदल कर सीधा का सीधा शाहीन रखवा देता है। और दूसरी तरफ ममता का जो अपना बेटा होता है करणपाल का नाम बदलकर समीर रखवा देता है और इधर मंजू का नाम बदलकर जैनब रखवा देता है, ताकि लोग मुस्लिम नाम से पूरे परिवार को जाने। यही सब सोच साच कर वाहिद जो होता है अपनी ज़िंदगी तो वहाँ बिताने लग जाता है। लेकिन वहाँ जो होता है उसका जो अपना गांव होता है वहाँ से लगभग कुछ ही दूर पड़ता है, जिसकी वजह से वाहिद का अब अपने गांव भी आना जाना बन जाता है। लेकिन जब भी अपने गांव जाता है तो इधर वाहिद जो होता है लगभग 2-3 दिन के बाद ही तुरंत जब मौका पाता तो ममता के ही पास आ जाता और समय बिताता। लेकिन ऐसे समय बीतने लग जाता है तभी इसी बीच इधर वाहिद के घर वाले जो होते हैं जब देखते वाहिद पूरी तरह से शादी के दहलीज पर पहुंच चुका होता है, क्योंकि वाहिद के जो अपने माता पिता होते हैं उनको पता तक नहीं होता है कि हमारा जो बेटा है अब शादीशुदा है, उसकी अपनी पत्नी भी है, उसके टोटल 2 बच्चे भी हैं जो यहीं पास चदौसी में अपना निवासा बनाए हुए हैं। लेकिन वाहिद जो होता है अपने पिता के सामने अपने दिल की बात नहीं रख पाता, जिसकी वजह से उसके अब्बू अम्मी जो होते हैं उसी वक्त वाहिद के लिए समय के हिसाब से अब लड़की देखना अब शुरू कर देते हैं। तभी उन्हीं के कुछ अपने रिश्तेदार होते हैं, उन्हीं के द्वारा पता चलता है कि जो संभल जिला पड़ता है एक चिमियावाली गांव पड़ता है, उसी गांव के रहने वाले अब कल्लू होते हैं। उनकी अपनी बेटी होती है अरमाना, देखने में काफ़ी खूबसूरत होती है। अब इधर जैसे कल्लू खबर पाते हैं उसी वक्त अरमाना की जो शादी होती है, जो अपने हिसाब से निगाह होता है वह निगाह जाकर अब इधर वाहिद के साथ कर देते हैं।
और वाहिद जो होता है इधर खूबसूरत पत्नी पाकर अपने घर में तौर तरीके से ज़िंदगी बिताने लग जाता है। लेकिन अब जो होता है नई नवेली पत्नी पाकर अपनी नई नवेली दुल्हन अरमाना को समय जो होता है अपने घर में रहकर लगभग 1 हफ्ते का देने लग जाता है। लेकिन 1 हफ्ते बाद जब चंदौसी जाता तो इधर ममता से जब मुलाकात करता, ममता पूछताछ करती तो ममता के सामने यही कह देता है कि मुरादाबाद गए हुए थे, अब वहाँ लंबे हमें जो होते हैं ज़्यादा टूरिस्ट व्यक्ति मिल गए होते जिसकी वजह से वह हमारा समय बीत गया। ममता जो थी अपने पति पर आंख मूंद कर विश्वास करती थी और विश्वास के पात्र के साथ ऐसा खेल खेला जा रहा था कि ममता को पता नहीं होता है। इधर जो होता है बेधड़क अपनी ज़िंदगी 2 पत्नियों के साथ जो होता है वाहिद बिताने लग जाता है, समय बीतने लग जाता है। और तभी घटना से मात्र कुछ महीने पहले जो होता है ममता इधर अपने दोनों बच्चों को अपने साथ लेती है और लेने के बाद सीधा का सीधा अब इधर भमौरी गांव पहुंच जाती है और इधर सीधा का सीधा वाहिद के घर में घुस जाती है। लेकिन तभी पता चलता है कि इधर वाहिद की अपनी खूबसूरत पत्नी भी आ चुकी है, बेगम भी आ चुकी है। और इस तरह की जानकारी पाने के बाद ममता वहीं तो बखेड़े खड़ा कर देती है। इसकी जानकारी पूरे इलाके को लग जाता है, लोगों को पता हो जाता है कि ममता वाहिद की अपनी पहली पत्नी है, क्योंकि ममता चिल्लाकर सबके सामने खुलासा भी कर देती है कि इधर वाहिद की पहली पत्नी हम है, इसीलिए हमारा पहला हक इस घर में बनता है। लोग तरह तरह की बात बिगड़ने की जिज्ञासा जब देखते हैं तो लोग जो होता है इधर ममता को समझाते बुझाते अपने हिसाब से काफ़ी घंटे लग जाते हैं। तो ममता को भी समझ में आ जाता है कि लोगों को बात हमें मान लेना चाहिए, क्योंकि लोग भी कह रहे हैं कि क्यों ना तुम वाहिद की अपनी पत्नी बनकर इसी घर में निवासा बनाओ। ममता जब बात मान लेती है तो उसी वक्त वाहिद के घर में एक तबेला होता है, उसी तबेला में ममता को निवासा दे दिया जाता है और ममता अपने दोनों बच्चों को साथ लेती उसी में रहना शुरू कर देती है। लेकिन नए वाले मकान में जो होती है वाहिद की अपनी खूबसूरत बेगम होती है अरमाना जो होती है एक ही छत के नीचे होती है। अरमाना अपने सामने जो होता है ममता को अब इधर वाहिद की बेगम बनते हुए नहीं देख पाती, जिसकी वजह से वह नहीं चाहती थी कि इधर ममता इस घर में अरमाना की बेगम बन के रहे और इसकी वजह से घर में आए दिन झगड़े तकरार चलते थे। अरमाना जो होती कभी कभी इधर वाहिद से इतनी बात तक कह देती थी कि अरमाना कह देती थी कि तुम ममता को तलाक दे दो। लेकिन इधर जो होता है वाहिद ना पहली बेगम को छोड़ना चाहता था ना नवेली बेगम को छोड़ना चाहता था। आखिर इस तरह मुसीबत में फंस जाता है कि इधर अरमाना को समझाना बुझाना शुरू कर देता है। लेकिन अरमाना जो होती है इसी बीच वाहिद से इतने झगड़े खड़ा करती है और अपने मायके निकल जाती है। लेकिन इधर वाहिद जाता है, काफ़ी मनाने की कोशिश करता है, लेकिन इधर जो होती है अरमाना अब हर बार इनकार कर जाती है, कहने लग जाती है कि आखिर अब हम तुम्हारे घर तब तक जाएंगे जब तुम अपनी पुरानी पत्नी ममता और साथ में दोनों बच्चों को इस घर से दूरी ना दिखाओगे। लेकिन यह बात जब कहता है तो कहने लग जाता है कि हमने चौपौसी में ही उनके लिए किराए का कमरा खरीद रखा है और दोनों वहाँ रहेंगे। लेकिन उसी वक्त अरमाना का जो दिमाग होता है वह चढ़ जाता, कहने लग जाती है कि अब जो होता हमें ममता और उसके दोनों बच्चों की जो ज़िंदगी होती है हमेशा के लिए चाहिए और उनकी मुंडी अपने इसी पल्लू में चाहिए। यह बात जैसे ही इधर भाई सुनता उसी समय उसके होश आवाज़ पूरी तरह से खो जाते, बड़ी मुश्किल में पड़ जाता है। तो उसी वक्त जाता अपने ससुर कल्लू से मुलाकात करता है और जब कलुआ से मुलाकात करता है तो कलुआ जो होता है उसी समय अपने दामाद वाहिद की बात सुनता, कहने लग जाता है या तो बड़ा नॉर्मल सी बात है, इसमें तुम्हें परेशानी लेने की कोई बात ही नहीं है। तुम कैसे ना तैसे कर यहाँ ममता और उसके दोनों बच्चों को यहाँ पर ले आओ, इसके बाद सारा काम हमारा है। पूरी एक प्लान की जानकारी इधर वाहिद को कलुआ और साथ में कलुआ की अपनी सास होती है नाजिमा अब दे देती है और नाजिमा और कलुआ के द्वारा पूरी जानकारी पाने के बाद समझ जाता कि आगे हमें करना क्या है। और तभी ठीक 17 और 18 मार्च अब साल 2018 का ही अब वही जैसे ही अब शाम का टाइम होता उसी वक्त अपनी पत्नी ममता और साथ में दोनों बच्चों को अपने साथ लेता करने लग जाता है। हमें जो होता है संभल ज़िले चलना है और वहीं चिमिया वाली गांव पड़ता है, उसी गांव में एक रिश्तेदार है, उन्हीं के यहाँ मौके पर शादी का फंक्शन है, शामिल होने के लिए। और ममता जब यह बात सुनती बड़ी खुश हो जाती है, कहने लग जाती है कि चलो आज हमें अपने शौहर के साथ किसी शादी के फंक्शन में शामिल होने का बेहतर तो मौका मिला। यही सब सोच साच कर ममता जो होती है बड़े तौर तरीके से सजती है और दोनों बच्चों को तौर तरीके से सजा भी देती है। लेकिन जैसे ही शाम का टाइम हो जाता उसी वक्त जो होता है वाहिद
ममता और दोनों बच्चों को साथ लेता और लेने के बाद वहीं अपने ही ज़िले से एक बस पकड़ता है और बस पकड़ने के बाद जो था कुछ घंटे सफ़र तय करता है और संभल ज़िले पहुंच जाता है। बस स्टैंड पर उठता है, उठने के बाद वहाँ टैक्सी पकड़ता है और टैक्सी पकड़ने के बाद जो होता है अब सिमिया वाली गांव की तरफ बढ़ पड़ता है। लेकिन जैसे देखता रात का 8 बजे के आसपास टाइम हो जाता है तो उसी वक्त टैक्सी वाले से बोलकर मौके पर वहाँ से उतर जाता है और वहाँ से अपनी पत्नी बेगम यानी कि ममता से बोल देता है कि बड़ा सकरा गली आ रहा है, यहाँ से हमें पैदल चलना पड़ेगा। और ममता और दोनों बच्चों को अपने साथ लेता है और लेने के बाद जो होता जंगल के रास्ते से पगडंडी के रास्ते से निकल पड़ता है। लेकिन चंद घंटे की दूरी सफ़र तय कर इधर जैसे जंगल की तरफ घुसते हैं तो उसी वक्त ममता कहने लग जाती कि हमारे पेट में बड़ी तेज़ दर्द हो रही है। इधर वाहिद जब सुनता तो उसके मन में उसी समय एक ख्याल आ जाता है कि हमारे पास काफ़ी सारी नींद की गोलियां पहले से पड़ी हुई है। उसी में से एक नींद की गोली निकालता और ममता को दे देता है और ममता थोड़ी देर बाद जो होती है बेहोशी की अवस्था में आ जाती है और वहीं ज़मीन पर गिर पड़ती है। और उसी समय जंगल में जो होता है अपने ही ससुर अब कलुआ और अपने ही ससुर और अपने ही छोटे भाई इधर गुड्डू को उसी समय आवाज़ लगा देता है, क्योंकि गुड्डू को प्लान के बारे में पहली तरह से जानकारी दे चुका होता है। और जब जानकारी इधर पाता है तो गुड्डू जो होता है अपने भाई के ससुराल पहुंच जाता है और अपने ही ससुराल पहुंचकर उसके ही ससुर के साथ शामिल हो जाता है और उसी जंगल में पहले से छुप जाते हैं। लेकिन जैसे ही वाहिद आवाज़ लगाता है तो उसी वक्त इधर कलुआ और साथ में गुड्डू निकल के आ जाते हैं और तीनों मिलते हैं। और तीनों मिलने के बाद जो होता है ममता को बड़ी बेरहम तरीके से इस दुनिया से जुदा कर देते हैं और उसके सर को अलग कर लेते हैं। और बगल में एक 10 साल का बेटा होता है जो इस अवस्था को देखकर अपने आप को बचाव के लिए थोड़ी दूर भागता, लेकिन उसी वक्त कलुआ दौड़कर पकड़ लेता, फिर उसी की मां की तरह उसका भी सर और धड़ अलग कर देता है। लेकिन बगल में खड़ी हुई एक 4 साल की जो बच्ची होती है मंजू उसी वक्त अपने पिता वाहिद के पैर पकड़ लेती और चिपक जाती, कहने लग जाते हैं कि पिताजी हमें बड़ी तेज़ भूख लगी, टॉफ़ी ला कर दे दो। यह बात जब कहती है तो कलुआ जब देखता उसी समय कहने लग जाता है कि दामाजी छोड़ दीजिए, बच्ची है, नादान है, क्या समझेगी। यही सब सोच साझ कर उसी वक्त वाहिद जो होता बात मान लेता और अपनी जेब से काले कलर की पन्नी निकालता। उसी पन्नी में जो होता है इधर जाकर ममता और उसके अपने बड़े बेटे करणपाल का सर जो होता है पैक कर लेता और पैक करने के बाद अपने ही ससुराल सिमिया वाली पहुँच जाता है और अपने ही सासू माँ और अपनी बेगम अरमाना को दिखाता है। अरमाना जब देखती है उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, वह समझ जाती है कि हमारा जो ज़िंदगी है अब हमारे पति कैसे बड़े खूबसूरत तरीके से चलेगी। और इधर दोनों पन्नियों को लेता और लेने के बाद जाकर वही नदी के पास फेंक देता है और फिर अपने घर चलाता है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई उस छोटी बच्ची के तहरीर पर आती है, पुलिस की जो टीम होती है पूरी तरह से हिल से जाती है और पुलिस की जो टीम होती है बिना टाइम गंवाए सबसे पहले कलुआ को अपने कस्टडी में लेती है। इसके बाद सीधा का सीधा जाकर वाहिद को, फिर वाहिद के अपने सास को अपने कस्टडी में लेती है। और इधर गुड्डू की तलाशी करने के लिए पुलिस की जो टीम होती है मुखबिरों को अलर्ट कर चुकी होती है। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है तीनों को लेकर वहाँ के न्यायालय में पहुँचती है और न्यायालय में तीनों के ऊपर काफ़ी गंभीर धर्म मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी को दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहे। दोस्तों हमारे कुछ ऐसे व्यूअर हैं जो हमारे वीडियो को लगातार वॉच करते हैं, जिसमें दीपक कुमार ठाकुर मध्य प्रदेश उज्जैन के हैं और रामू कुमार यादव उत्तर प्रदेश आजमगढ़ के हैं और राजकुमार वर्मा जो उत्तर प्रदेश अम्बेडकर नगर के हैं और इधर राजेश कुमार उर्रेया जो इधर महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। दोस्तों हमारे काफ़ी सारे ऐसे व्यूअर हैं जो हमारे वीडियो को लगातार वॉच करते। अगली बार उनके नाम और नए वीडियो के साथ ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।